स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सारथी पाठशाला में। हम उपस्थित हैं सीटेट परीक्षा 2026 संस्कृत विषय पर आधारित पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बालानां भाषा विकासे सर्वतो महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। बालानां अर्थात बालकों की, भाषा विकास में सर्वतो अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रश्न का तात्पर्य है कि बालकों के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा अंग है? तस्याः भाषायाः अवसरः। बच्चों के, बालकों के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि हमको उन्हें भाषा बोलने के अवसर देने चाहिए। तस्याः भाषायां पुनः पुनः प्रयोगः। उनकी भाषा का बार बार प्रयोग करना चाहिए। त्रुटीनां संशोधनम। अगर वो भाषा का प्रयोग करते समय कोई त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो उसका संशोधन करना चाहिए। अथवा वयस्कानां अनुकरणम। बड़ों का अनुकरण करने के लिए कहना चाहिए। तो 4 विकल्प हैं। प्रश्न था बच्चों के, बालकों के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा तस्याः भाषायाः अवसरः। उनकी भाषा के अवसर उनको प्रदान करने चाहिए। ए विकल्प सही उत्तर है पहले प्रश्न में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना। अधोलिखित अर्थात नीचे लिखी गई जो उक्तियां हैं, कथन हैं, उन कथनों में कौन सा कथन समीचीन है? समीचीन है मतलब कौन सा कथन सही है? लेखनम हस्तलेखनम च उभे समाने। लिखना और हस्तलेखन दोनों समान होते हैं। लेखनम अस्ति भावानाम अभिव्यक्तिकरणम। लेखन किसको कहते हैं? भावों को अभिव्यक्त करना लिखित रूप से, यही लेखन कहा जाता है। हस्तलेखनम नाम करगदोपरि शब्दानाम स्थापनम। हस्तलेखन किसको कहते हैं? कागजों के ऊपर शब्दों को स्थापित कर देना हस्तलेखन कहा जाता है। या लेखनम अस्ति उत्पादः। लेखन क्या है? उत्पाद होता है, उत्पादक कौशल होता है। तो देखिए, लेखन और वाचन हम जानते हैं उत्पादक कौशल होता है, ये सही है। लेकिन उत्पादक कौशल होने में भी उत्पादक कौशल कैसा होना चाहिए? जिस कौशल में, जिस लेखन में बच्चे अपने भावों का अभिव्यक्तिकरण करें, मतलब भावनाएं व्यक्त करें, वो कहीं से रटा रटाया ज्ञान ना हो। जो लिख रहे हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति अगर कर रहे हैं लिखित रूप से, तो इसी को हम क्या कहेंगे? लेखन कौशल कहेंगे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हस्तनयनयोः समन्वय स्थापनेन। हस्तनयनयोः का मतलब है हाथ और नयन। हाथ और नयन, इन दोनों के समन्वय को स्थापित करके, हाथ और नयन के समन्वय स्थापित के द्वारा विकासः भविष्यति, विकास होता है, विकास होगा। किसका विकास होगा? तो हाथ और नेत्रों के समन्वय को स्थापित करने से किसका विकास होगा? श्रवण कौशल का। अब देखिए, श्रवण कौशल में ना तो हाथ का कोई काम है, ना नेत्रों का कोई काम है। श्रवण में तो कानों की आवश्यकता होती है। हस्तलेखन कौशल का, हस्तलेखन कौशल का मतलब लेखन कौशल का विकास होगा। संभाषण कौशल का, तो संभाषण कौशल में किसकी आवश्यकता होती है? मुख की। यह भी सही नहीं होगा। पठन कौशल, पढ़ने में भी हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। या तो हम सस्वर पाठ करते हैं तो मुख की आवश्यकता, और हम मन में भी पढ़ते हैं तो उसमें मुख की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाथ और नेत्रों के समन्वय स्थापित के द्वारा किसका विकास होगा? हस्तलेखन कौशल का। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, व्याकरणगत कार्याणि। जो व्याकरण के कार्य होते हैं, व्याकरण के कार्य संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि, अव्यय आदि हम जो पढ़ते हैं वो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? वो कार्य हमें कैसे करने चाहिए? संदर्भानुसाराणि भवेयुः। व्याकरण के कार्य संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। जीवनानुकूलानि भवेयुः। जीवन के अनुकूल होने चाहिए। पूर्णतया रूपानुसारिणी भवेयुः। पूर्ण रूप से रूप के अनुसार होने चाहिए। स्मृति केंद्रितान भवेयुः, अथवा स्मृति केंद्रित होने चाहिए। तो हमको पता है, एनसीएफ हमारा कहता है कि व्याकरण हमको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमारा व्याकरण कैसा होना चाहिए? संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। संदर्भ के अनुसार जितनी आवश्यकता होगी उतना हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। पूरा व्याकरण अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ए विकल्प यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, नॉम चॉम्स्की महोदयेन अधोलिखितेषु किम उपदिष्टम। नॉम चॉम्स्की महोदय के द्वारा अधोलिखित में से क्या उपदिष्ट किया गया है, क्या कहा गया है। नॉम चॉम्स्की का कथन क्या है वो हमें देखना है। 4 कथन दिए जा रहे हैं। पहला कथन है, यदा शिशु जन्म लभते, जब बच्चा जन्म लेता है, तदा तब तस्य भाषायाः, तब उसकी भाषा की प्राथमिक सामर्थ्य न भवति, प्राथमिक सामर्थ्य नहीं होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भाषा की प्राथमिक सामर्थ्य नहीं होती है। कस्याम संस्कृतौ शिशवः जाताः सन्ति, किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी कल्चर में बच्चा जन्म लेता है। कस्याम संस्कृतौ शिशवः जाताः सन्ति, किस संस्कृति में बच्चे ने जन्म लिया है। इति आधारेण, इस आधार पर, ते विभिन्न मार्गेः भिन्न भिन्न गत्या भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति, उसी आधार पर जिस सभ्यता, जिस संस्कृति में उसने जन्म लिया है, उस सभ्यता के आधार पर भिन्न भिन्न मार्गों के द्वारा, भिन्न भिन्न गतिविधियों के द्वारा बच्चे भाषा का अधिग्रहण करते हैं। भाषायाः अधिग्रहणं कर्तुं मानवस्य नैसर्गिकं सामर्थ्यमस्ति, भाषा अधिग्रहण करने के लिए मानव की नैसर्गिक सामर्थ्य होती है। और चौथा कथन है, गुणात्मक पुनर्बलनस्य उत्पाद रूपेण बालाः भाषायाः अधिगमं कुर्वन्ति, गुणात्मक पुनर्बलन के उत्पाद रूप से बच्चे भाषा का अधिगम करते हैं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ क्या होगा। 4 कथन थे, चारों कथन हमने पढ़ लिए। इन 4 कथनों में नाम चॉम्स्की महोदय के द्वारा कहा गया, उपदेश किया गया कथन कौन सा है। तो नाम चॉम्स्की जी का कथन है, भाषा अधिग्रहण करने की मानव की नैसर्गिक सामर्थ्य होती है। ठीक है, सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन है सही, सी वाला, तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न, आगमनात्मक विधौ, आगमनात्मक विधि जो होती है क्या है। गुरु वस्तु लघु वस्तु प्रति गच्छति, आगमनात्मक विधि में या आगमन विधि में गुरु वस्तु से, भारी वस्तु से लघु वस्तु की ओर जाया जाता है। कठिनम वस्तु भिन्नम प्रति गच्छति, कठिन वस्तु से भिन्न वस्तु की ओर जाया जाता है। परिचित वस्तु अपरिचितम प्रति गच्छति, परिचित वस्तु से अपरिचित की ओर जाया जाता है। अथवा अमूर्तः मूर्तम प्रति गच्छति, अमूर्त से मूर्त की ओर जाया जाता है। तो आगमन विधि में या आगमनात्मक विधि में क्या होता है, 4 विकल्प दिए हैं। हमें पता है कि आगमन विधि में हम मूर्त से किसकी ओर जाते हैं, अमूर्त की ओर। और मूर्त क्या होता है ये भी हमको पता है। मूर्त क्या होता है, मूर्त होता है उदाहरण, है ना। और अमूर्त क्या होता है, तो अमूर्त होता है नियम। हम आगमन विधि में पहले हम उदाहरण की बात करते हैं, फिर उसके नियमों की बात करते हैं। और उदाहरण क्या होते हैं, परिचित होते हैं, और नियम क्या होते हैं, अपरिचित होते हैं। तो आगमनात्मक विधि में क्या होता है, निश्चित रूप से यहाँ भी हमारा सही उत्तर क्या मिल गया हमें, सी। परिचित वस्तु से अपरिचित वस्तु की ओर जाया जाता है, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर हम जाते हैं। किस विधि में, आगमन विधि में या आगमनात्मक विधि में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन्, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रूसी भाषाणां च अध्ययनं संस्कृतम् अस्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज और रूसी भाषाओं के अध्ययन की संस्तुति की गई है। अर्थात हमारा जो NEP 2020 है उसमें इन भाषाओं को पढ़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और क्या बताया गया है कि इन भाषाओं को हम कैसे पढ़ सकते हैं। त्रिभाषा नियमांतर्गतम, हमारा जो त्रिभाषा नियम है, त्रिभाषा सूत्र है, उसके अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। अतिरिक्त भाषा रूपेण, क्या हम इनको अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमांतर्गतम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत इनको हम पढ़ सकते हैं। या योग्यता विकासार्थम, अपनी योग्यता का विकास करने के लिए हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो NEP 2020 में निर्देश दिया गया है कि ये जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं, कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रूसी आदि, इनका अध्ययन हम कैसे करेंगे, अतिरिक्त भाषा के रूप में। जब बच्चा कक्षा 6 में पहुंचेगा तो कक्षा 6 में पहुंचने पर बच्चा इन भाषाओं में से कोई भी एक भाषा अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ सकता है। बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, श्रीनगरे काचित छात्रा, श्रीनगर में
कोई छात्रा कोई बालिका मलयालम भाषाम तृतीय भाषा रूपेण अधीते। श्रीनगर में कोई छात्रा है जो मलयालम भाषा को अपनी तीसरी भाषा के रूप में सीख रही है। हमें 3 भाषाएं सीखनी होती हैं त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत। अब कश्मीर की श्रीनगर की छात्रा ने तीसरी भाषा के रूप में किसको चुना है? मलयालम भाषा को, और वह इसको सीख रही है। कक्षायाम, अपनी कक्षा में परस्परम संपर्क माध्यमेन, अपने सहपाठियों के परस्पर संपर्क के द्वारा, उनके संपर्क के माध्यम से, सा वह बालिका एकस्मिन् वर्षम एनाम भाषाम भाषितुम पठितुम च शक्नोति, एक ही वर्ष में इस भाषा को भाषितुम मतलब बोलने और पठितुम मतलब पढ़ने में शक्नोत सक्षम हो गई। एतत् किम कथ्यते, इसको क्या कहा जाएगा? पुनः समझ लें प्रश्न को। श्रीनगर में कोई छात्रा मलयालम भाषा को तीसरी भाषा के रूप में सीखती है और कक्षा में परस्पर संपर्क के द्वारा, टीचर से और सहपाठियों से संपर्क के द्वारा उनसे बातचीत करके एक ही वर्ष में वह इस भाषा को पढ़ना और बोलना सीख लेती है। एतत् किम कथ्यते, इसको क्या कहा जाएगा? भाषा अधिगम कहा जाएगा, भाषा प्राप्ति कहा जाएगा, भाषा वृद्धि या ऋणात्मिका द्विभाषीयता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बालिका ने जो मलयालम भाषा चुनी है किस भाषा के रूप में? तीसरी भाषा के रूप में, और तीसरी भाषा के रूप में इसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन कर रही है मतलब ये क्या हो जाएगा? भाषा का अधिगम हो जाएगा। भले ही उसने अपने सहपाठियों के साथ संपर्क करके, उनके साथ बातचीत करके इस भाषा को बहुत जल्दी सीख लिया, 1 वर्ष में ही सीख लिया, लेकिन इसको हम ग्रहण नहीं कहेंगे, ये क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ए विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्तमान भाषा अधिगम अनुसारम, वर्तमान में जो भाषा अधिगम हमारा है उसके अनुसार के द्वे कथने समीचीने स्तः, वर्तमान भाषा अधिगम के अनुसार कौन से 2 कथन समीचीन हैं? समीचीन का मतलब पुनः समझ लीजिए क्या होता है? सही। क्या कथन हैं? कौन से 2 कथन सही होंगे? तो 4 कथन दिए जा रहे हैं। पहला कथन है त्रुटयोपि अधिगमस्य क्षेत्राणि सन्ति, बच्चे पढ़ते समय, सीखते समय, अध्ययन करते समय जो त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, वे गलतियां भी अधिगम का क्षेत्र होती हैं, अर्थात अधिगम का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल सही, गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं और बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। त्रुटयः भाषा अधिगमे व्यवधानम कुर्वन्ति, बच्चों के द्वारा की गई गलतियां उनके भाषा सीखने में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। जी नहीं, गलत कथन है। त्रुटयः तत्कालः तत्रैव संशोध्याः, जैसे ही कोई छात्र त्रुटि करता है, गलती करता है, तो अध्यापक को चाहिए उस गलती को तुरंत वहीं पर ही सुधार देना चाहिए, यह भी गलत है। त्रुटयः अध्यापकाय प्रतिवेशनम सन्ति, बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो अध्यापक के लिए क्या होती हैं? प्रतिपुष्टि होती हैं। गलतियों से ही अध्यापक को फीडबैक मिलता है बच्चों का। क्या ये कथन सही है? जी बिल्कुल सही है। अब देखिए 4 कथन थे, हमें देखना था कौन से 2 कथन सही हैं। तो पहला और चौथा 2 कथन सही हैं, और ए और डी किस विकल्प में है? तो ये रहा हमारा बी विकल्प। सी, अच्छा यहाँ थोड़ा क्रम अलग दिया है, खैर कोई बात नहीं, हम इस वाले विकल्प को जिसमें ए एवं डी लिखा हुआ इसको हम सही मानेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हमें इस प्रश्न का मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है भाषा कक्षायाम विषय कक्षायाम वा, देखिए भाषा की कक्षा हो या किसी विषय की कक्षा। भाषा कक्षा क्या हो गया? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी भाषा सीख रहा है बच्चा वो हो गई कक्षा भाषा वाली। विषय की कक्षा में क्या होगा? गणित है, विज्ञान है, इतिहास है, इनकी कक्षाएं। तो चाहे भाषा की कक्षा हो या विषय की कक्षा, इन कक्षाओं में बहुभाषीयता का साधन रूपेण उपयोग अस्ति, साधन के रूप में उपयोग होता है। भाषा की और विषय की कक्षाओं में बहुभाषीयता का साधन के रूप में उपयोग होता है। कैसे, कब होता है? तो साधन के रूप में उपयोग इनका कब होता है? जब भाषायाः विषयस्य वा अध्ययन अध्यापने छात्रस्य भाषाणां उपयोगः, जब भाषा अथवा विषय के अध्ययन अध्यापन में छात्र की भाषाओं का उपयोग किया जाता है। बहुवीनां भाषाणां अध्ययनम अध्यापनम यत्र मातृभाषा आधुनिक भारतीय भाषा प्राचीन साहित्यिक भाषा एका च वैदेशिकी भाषा वर्तन्ते। बहुवी भाषाणाम अध्ययनम अध्यापनम, बहुत सारी भाषाओं के अध्ययन अध्यापन में
जहाँ मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, प्राचीन साहित्यिक भाषा और एक विदेशी भाषा होती है। बहुभाषिकता हम कहाँ पर समझेंगे? जहाँ पर अध्ययन अध्यापन में एक तो आधुनिक भाषा हो गई, एक मातृभाषा हो गई, एक प्राचीन साहित्यिक भाषा और एक कोई विदेशी भाषा हो, क्या हम उसको बहुभाषिकता कहेंगे? यथासंभव भाषाणाम अध्ययनम अध्यापनम, यथासंभव जितना संभव हो सके, जितनी भाषाएं संभव हो सके उतनी भाषाओं का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 भाषाओं का। या मातृभाषा भाषा रूपेण माध्यम रूपेण च शिक्षणम, मातृभाषा को भाषा रूप से माध्यम के रूप से सीखना चाहिए। सही उत्तर क्या है? किसी भाषा की कक्षा या विषय की कक्षा में बहुभाषीयता का साधन के रूप में उपयोग होता है। इस कथन का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, ये बताना है। तो पहला कथन ही हमारा सही हो जाएगा। भाषा के या विषय के अध्ययन अध्यापन में जब हम छात्र की भाषा का उपयोग करते हैं, और छात्र की भाषा का उपयोग करना ही क्या कहा जाता है? बहुभाषिकता कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और कह रहा है ये प्रश्न, परिच्छेद लेखने निबंध लिखने व, जब कोई परिच्छेद लिखना होता है या कोई निबंध लिखना होता है तो परिच्छेद अथवा निबंध के लेखन में छात्र विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति। किसी परिच्छेद या किसी निबंध के लेखन में छात्र विभिन्न अवस्थाओं को गच्छन्ति मतलब जाते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी अवस्थाओं को? तो यासु जिनमें, अर्थात जिन अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं उन अवस्थाओं में ते वे छात्र विचारान संकलयन्ति, सबसे पहले निबंध लिखने के लिए या परिच्छेद लिखने के लिए क्या करते हैं? विचारों का संकलन करते हैं। और विचारों का संकलन करना मतलब हमें क्या क्या लिखना है वो पहले एक कॉपी में लिख लेते हैं और विचारों के आधार पर एक रूपरेखा का निर्माण करते हैं। मतलब क्या हमें पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, ये एक रूपरेखा तैयार करते हैं। फिर प्रथम प्रारूप लिखते हैं, एतद विवर्धन्ते, और इस प्रारूप को विवर्धित करने के लिए, विकसित करने के लिए अंतिम प्रारूपम लेखितुम च, और अंतिम प्रारूप लिखने के लिए संशोधनम कुर्वन्ति, वे संशोधन भी करते हैं। लेखनस्य इयं प्रक्रिया का कथ्यते, लिखने की यह प्रक्रिया क्या कही जाती है? तो जब किसी परिच्छेद या निबंध को लिखने के लिए छात्र इन विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं को? कि वो पहले विचारों का संकलन करते हैं, विचार एकत्र करते हैं कहीं ना कहीं से पढ़ करके या सुन करके, उन विचारों के आधार पर एक रूपरेखा बनाते हैं, प्रथम प्रारूप लिखते हैं, फिर उस प्रथम प्रारूप में अगर कोई अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं तो उनको सही करते हैं और तत्पश्चात अंतिम प्रारूप लिखते हैं। इस लेखन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये लेखन की प्रक्रिया लेखन की उत्पादन प्रक्रिया है क्या? तो देखिए, लेखन कौशल उत्पादक कौशल होता है, ये हमको पता है, लेकिन ये प्रक्रिया क्या होगी? क्या लेखन उत्पादन प्रक्रिया हो जाएगी? नहीं होगी। ये प्रक्रिया क्या कही जाएगी? लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया प्रोसेस अप्रोच अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी या संस्कृत में क्या कहेंगे? लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया। ये सही विकल्प हमारा बी है। कौन सा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है। लेखन की छात्र केंद्रित प्रक्रिया है नहीं, लेखन की चिंतन प्रक्रिया भी नहीं है, ये कौन सी प्रक्रिया कही जाएगी? लेखन की क्रियान्वयन प्रक्रिया कही जाएगी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण संदर्भे, भाषा सीखने के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपेण 2005, भाषा सीखने के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के द्वारा इत्यस्य किम कथनम सत्यम, यहाँ जो कथन दिए हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखने के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? एनसीएफ 2005 क्या कहता है? 4 कथन दिए हैं, उनमें से जो कथन सही है वो हमें चुनना है। एनसीएफ कहता है कि सर्वे बालकाः विद्यालयी शिक्षां मातृभाषां प्रारभन्ते, सभी बालक अपनी विद्यालय की शिक्षा, अपने विद्यालय का अध्ययन अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं। यावत ते 10 वर्षीयां पूर्णाम कुर्वन्ति, और जब वो 10 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते हैं, तावत ते 2 अथवा अधिका भाषा योजयन्ति, तब वो अपने अध्ययन में 2 अथवा उससे अधिक भाषाओं को जोड़ लेते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं। क्या ये कथन एनसीएफ 2005 का है? अगला कथन क्या है? सर्वे छात्राः राज्यस्य भाषां आंग्ल भाषां तथैका विदेशीयां भाषां शिक्षन्ति,
सभी बच्चे अनिवार्य रूप से एक राज्य की भाषा, एक अंग्रेजी भाषा और एक विदेशी भाषा सीखते हैं। सर्वे छात्राः राज्येन निर्धारितायां माध्यमस्य विद्यालयीयां शिक्षां प्रारभन्ते। सभी बच्चे राज्य के द्वारा निर्धारित माध्यम में विद्यालय की शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात यथासंभवम् अनेकाः भाषाः शिक्षन्ति। उसके बाद फिर पहले तो राज्य की निर्धारित भाषा में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद वो जितनी चाहें यथासंभव अनेक भाषाओं को सीख सकते हैं। सर्वे छात्राः आंग्ल भाषाम उच्चवोन्मुख गत्यर्थम शिक्षन्ते। सभी छात्र अंग्रेजी भाषा को उच्च उन्मुखी गति से सीखते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही उत्तर है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में, भाषा सीखने के संदर्भ में एनसीएफ 2005 क्या कथन है उसका? सभी बच्चे विद्यालयी शिक्षा को मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं और यावत ते 10 वर्षीयां पूर्णाम कुर्वन्ति, जब ये 10 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते हैं, पूरी करते हैं, तावत तब ते द्वे अथवा अधिकाः भाषा योजयन्ति, तब वे अपने अध्ययन में, अपने शिक्षण में 2 अथवा 2 से अधिक भाषाओं को जोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। भाषा कक्षायां साहित्य शिक्षणस्य प्रयोजनम अस्ति। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भाषा की कक्षा में साहित्य शिक्षण का प्रयोजन, उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है भाषा की कक्षा में साहित्य शिक्षण का? भाषा अधिगमः चिंतनम व्याकरण विकासस्य। साहित्य शिक्षण से क्या होता है कि बच्चे भाषा का अधिगम करते हैं, चिंतन करते हैं और व्याकरण का विकास होता है उनकी। दूसरा विकल्प है भाषा अधिगमः संस्कृति ज्ञान वृद्धि सामाजिक ज्ञान वृद्धि। जब हम भाषा की कक्षा में साहित्य शिक्षण का आयोजन करते हैं तो साहित्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे भाषा का अधिगम करें, उनको विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान की वृद्धि हो, उनको विभिन्न संस्कृतियों का पता चले और उनके सामाजिक ज्ञान में भी वृद्धि हो। तीसरा कथन है नैतिक मूल्यानां विकासः। ये जो साहित्य शिक्षण सामग्री होती है, इससे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, लेखक के विषय में और लेखक के काल, समय, मतलब उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उसके विषय में और उसकी कृतियों के, रचनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चौथा कथन है पश्चात काले स्वयं लेखक रूपेण कार्यम। जब साहित्य शिक्षण का प्रयोग भाषा की कक्षा में किया जाता है तो बच्चे बाद के समय में, अर्थात जब शिक्षण कार्य पूरा कर लेते हैं तो वो बच्चे भी स्वयं लेखक के रूप में कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, आप लोग फटाफट बताएं। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए पहला विकल्प भाषा अधिगम चिंतन व्याकरण विकास, ये व्याकरण की बात हो रही, व्याकरण का विकास होता है, गलत है। और तीसरा विकल्प है नैतिक मूल्यों का विकास, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 का विद्यार्थी लेखक के विषय में या उसके जीवन काल के, उसकी कृतियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है? कभी नहीं। हमें आज तक नहीं मालूम है कि मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी है, इस कविता को किसने लिखा। तो लेखक के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ये ध्येय नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है। और स्वयं बाद में लेखक ही बनना है, ये भी जरूरी नहीं है। सही उत्तर हमारा क्या है? सही उत्तर है बी। भाषा की कक्षा में साहित्य शिक्षण का उद्देश्य होता है साहित्य शिक्षण। साहित्य क्या होता है? रुचिकर होता है। रुचिकर होने के कारण एक तो बच्चों का भाषा अधिगम भी होता है, बच्चे भाषा भी सीखते हैं, साथ ही साथ कहानियों के, कथाओं के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त होता है और सामाजिक ज्ञान की भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो बी विकल्प हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न में। किम साधनम मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माणे सहायकम भवति। किम साधनम, कौन सा वह साधन है? नीचे 4 साधन दिए जा रहे हैं, नीचे 4 प्रक्रिया दी जा रही हैं। इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जो मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माणे, जो विद्यालय के मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण के निर्माण में सहायक होता है? किस कथन के द्वारा हमें पता चलेगा कि इससे हमारे विद्यालय का वातावरण मुद्रित भाषा से संपन्न होगा? पहला कथन है कि कक्षा में पदार्थों को, कक्षायां पदार्थानाम, कक्षा में जो पदार्थ हैं उन पदार्थों पर नाम लेखनम, उनका नाम लिख करके, तेषां च पदार्थेषु संलेपनम, फिर उसी पदार्थ पर चस्पा कर देना चाहिए। कक्षा में जो भी पदार्थ रखे हैं, कैमरा रखा है, डिजिटल बोर्ड रखा है या कोई और सामग्री रखी है,
उन सभी सामग्रियों पर, सभी पदार्थों पर उन पदार्थों का नाम लिख करके चिपका देना चाहिए। इससे बच्चों को उन पदार्थों के विषय में उनका नाम जानने या और जो भी जानकारियां हैं उनके विषय में आसानी से पता चलेगा। दूसरा विकल्प है कक्षायाम छात्रैः पदार्थानां नामानि तेषामेव भाषायाम उच्चारणम। कक्षा में छात्रों के द्वारा पदार्थों का नाम उस ही भाषा में उच्चारण करना चाहिए जो भाषा वो सीख रहे हैं। तीसरा है चलचित्रस्य प्रदर्शनम यस्य अधस्तात् लेखाः स्युः। कक्षा में ऐसे चलचित्रों का प्रदर्शन करना चाहिए जिन चलचित्रों में नीचे लेख भी लिखा हो। हम लोग जैसे न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में एंकर समाचार सुनाता रहता है और वो समाचार नीचे एक पट्टी में लिखकर भी आता रहता है। तो क्या ऐसे चलचित्र दिखाने चाहिए? या प्रत्येकम कक्षायां मुद्रण संयंत्र से व्यवस्था, प्रत्येक कक्षा में मुद्रण संयंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब प्रोजेक्टर लगा देना चाहिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही उत्तर हमारा कौन सा होगा। तो कौन सा साधन है जो मुद्रण भाषा संपन्न पर्यावरण निर्माण में सहायक होगा? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कक्षायाम पदार्थानां नाम लेखनम। कक्षा में पदार्थों के नाम लिख करके तेषाम च पदार्थेषु, और उन्हीं पदार्थों पर, जिस पदार्थ का जो नाम है वो नाम उस पदार्थ के ऊपर लिख करके संलेपित कर देना चाहिए, चस्पा कर देना चाहिए। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचमी कक्षायाः काचिद अध्यापिका, पांचवी कक्षा की कोई अध्यापिका समूहेषु, समूह में, स्वछात्रान् विमर्शयितुं कथयति। पांचवी कक्षा की अध्यापिका अपने बच्चों से कहती है कि वह छोटे छोटे समूह बना लें, दो दो चार चार लोगों के, और उन समूहों में विमर्शयितुं, विमर्श करने के लिए वह कहती है। अब विमर्श क्या करना है? तो यत कि क्या विमर्श करें? तेषां रुचिः का अस्ति। चार पांच लोगों का समूह बनाएं और एक दूसरे से पूछें कि उनकी किस चीज़ में, किस काम में रुचि है, खाने में क्या पसंद है, पढ़ने में क्या पसंद है, कपड़ों में कैसे कपड़े पसंद हैं, परिवार में कौन अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, मम्मी या पापा। का अरुचि अस्ति, और उनकी अरुचि किस में है? अरुचि मतलब क्या अच्छा नहीं लगता है। ये विचार विमर्श बच्चों को किस में करना है? समूह में। विमर्शांतरम, विमर्श के अनंतर, सा तान स्वविचारान, विमर्श के जो विचार विमर्श हुआ है समूह में उसके अनंतर, उसके पश्चात, सा वह, तान स्वविचारान कतिपयेषु वाक्येषु लिखितम निर्दिशति, उन विचारों को कुछ वाक्यों में लिखने का भी निर्देश देती है। मतलब पहले बच्चे समूह में विचार विमर्श करेंगे कि किसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद विचार विमर्श करके जो भी बातें निकल कर सामने आएंगी उन बातों को कुछ वाक्यों में, बहुत लंबा चौड़ा लेख नहीं लिखना है, कुछ वाक्यों में उन विचारों को लिखने का निर्देश दिया। छात्राः स्वविचारान अलिखन्, छात्रों ने अपने विचारों को लिखा और उन विचारों को लिख करके तदनु, उनके अनुरूप ही, एकस्याः रूपरेखायाः निर्माणं कृतवन्तः। पहले उन्होंने रफली अपने सभी विचारों को लिख लिया, उसके बाद विचारों के आधार पर उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की, एकम परिच्छेदम च लिखितवन्तः, और तत्पश्चात उन्होंने एक परिच्छेद लिखा। लेखन संदर्भे इमाम पद्धतिम त्वम किम कथयिष्यसि, लेखन के संदर्भ में इस पद्धति को तुम क्या कहोगे। तो देखिए अभी इससे मिलता जुलता एक प्रश्न हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर पहले विचारों को संकलित किया जाता है, एक रूपरेखा बनाई जाती है, तत्पश्चात उस पर एक परिच्छेद लिखा जाता है। इस प्रकार के लेखन को क्या कहेंगे? लेखन संदर्भे उत्पादन पद्धति? नहीं, लेखन संदर्भे प्रक्रिया पद्धति। बिल्कुल सही उत्तर हमारा बी है। वैसे सी विकल्प लेखन विकासार्थम टिप्पणी लेखनम, ये भी सही हो सकता है लेकिन सही यहाँ पर नहीं है जब हमारा ये बी वाला विकल्प आ गया है। व्यक्तिगत लेखनम, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेखन संदर्भ प्रक्रिया पद्धति। ये क्या है? ये प्रोसेस अप्रोच है। लिखने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का अनुपालन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। पहले विचार एकत्र किए गए, रूपरेखा बनाई गई, फिर उनको लिखा गया, उनमें संशोधन किया गया और अंतिम प्रारूप लिखा गया। तो बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पर इसी के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप अच्छी क्लास लग रही है आपको तो हमारे समर्थन के लिए, सहयोग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं।
अर्थात शेयर करें। हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शीघ्र ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।